अभी हम अनुराधा कपूर मैम से बात कर रहे थे। जी मैम, आप बता रही थी कि महिला निर्देशिकाओं के बारे में दिल्ली में क्या उनकी प्रेजेंट स्थिति है और बैक स्टेज में वो क्या कर रही हैं। बैक स्टेज और निर्देशन लोगों की तादाद बढ़ी है, यंग पीपल की तादाद बढ़ी है और काम ऐसा कर रही हैं और इंडिपेंडेंट जगहें भी बना रही हैं। जैसे प्रियंका जी। उसने अपनी जगह बनाई है, वहाँ छोटा फेस्टिवल करती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि 3 एरियाज़ में काम बढ़ा है और दिखते हुए बढ़ा है। एक मैनेजमेंट, जैसे प्रियंका जगह बनाती है। एक मुनमुन है, उन्होंने भी जगह बनाई है। मुनमुन सिंह करके NSD की हैं, उसने भी जगह बनाई है, स्टूडियो बनाए हैं। ये एक और जगह है जहाँ यंग पीपल काम करते हैं, जैसे मल्लिका तनेजा कारखाना करके एक जगह है। तो लोग जगहें बना रहे हैं, चाहे बेसमेंट हो, और बेसमेंट में फिर काम करना। तो मैनेजमेंट का काम, टेक्निकल काम, डायरेक्शन। जुलेखा डायरेक्ट तो अब बहुत करती हैं, साथ में लाइट्स भी करती थी जुलेखा चौधरी। तो लाइट्स, डायरेक्शन, परफॉर्मेंस मेकिंग, मल्लिका तनेजा जैसे लोग, ज्योति डोगरा जैसे लोग। ज्योति डोगरा बम्बई से काम करती हैं, पर लोग अब अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ले रहे हैं और इन सब की उम्र 30s और 40s के बीच में होगी। तो काफ़ी काम हो रहा है मेरे मुताबिक। ओके, अच्छा मैम, महिला निर्देशकों के रंगमंच में आने से रंगमंच की स्थिति में किस तरीके का बदलाव, थिएटर फॉर्म की बात करें या डिफरेंट फील्ड्स की, आप जो समझती हैं रंगमंच से संबंधित? वो तो मैंने आपसे अभी बोल भी दिया। मुझे लगता है फॉर्म, जो थिएटर का फॉर्म है, महिला निर्देशकों से कुछ उसमें फ़र्क आया है। कहानी कहने के तरीके से फ़र्क आया है। कहानी कहने का तरीका जो कि जिसमें आप अमाल का काम देख सकते हैं, नीलम का काम देख सकते हैं, कीर्ति का काम देख सकते हैं, त्रिपुरारी भी मैं उसमें ही काउंट करूँगी। मतलब कि कहानी कहने के तरीके थोड़े फ़र्क हुए। और मेरे मुताबिक ये सिचुएशन भी होती है कि वही कहानी मेल निर्देशक से एक तरह से निकल के आती है और फीमेल निर्देशक से दूसरी तरीके से निकल के आती है। और मेरे सामने एक बड़ा, एक तरह से पर्टिकुलर, बड़ा साफ एग्जाम्पल त्रिपुरारी का आधे अधूरे का निर्देश। कैसे है? जैसे उसने, हम लोगों ने बहुत तरीके से, मुझे तो वो पूरा नाटक ही याद है तब से, पर उसका पहला डायलॉग है ओफ 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 ओफ, फिर घर में कोई नहीं। तो मैंने त्रिपुरारी के इंटरप्रिटेशन से पहले उसको हमेशा चिढ़ के देखा था कि वो चिढ़ के एंटर करती। त्रिपुरारी के निरेशन में वो थक के एंटर करती और कहानी फिर फ़र्क हो, थक गई, फिर घर में कोई नहीं, फिर से सफाई करनी पड़ेगी। और बाकियों में मैंने देखा ओ हो, फिर घर में कोई नहीं, तो हुआ ये लगता था कि ये चिड़चिड़ी औरत है। और त्रिपुरारी ने जो थोड़ा सा बदला तो लगा थकी हुई है और फिर से काम करना पड़ेगा। तो वो 2 जॉब करती है, सुबह भी करती है और घर में भी करती है। तो ये एक औरत का नज़रिया कि घर का काम भी काम ही होता है जी, और उसमें भी इंसान थकता ही है। तो मैंने पहली दफ़ा देखा था और मुझे तब समझ आई कि जब यही कहानी औरत कहती है तो फ़र्क है, इंटरप्रिटेशन के फ़र्क आ जाता है। और मैं आपको एक और, वो पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, और मैं जब विरासत कर रही थी तो मैंने कुछ एक्टर्स को काम दिया। तो मैंने कहा आपको विरासत की पूरी कहानी 3 मिनट में बिना शब्द यूज़ किए 3 बाय 3 के एक स्क्वायर में बतानी। तो सबने, आप मुझे हज़ारों मिले बिना शब्द के, और एक इम्प्रोवाइजेशन मिला मुझे, वो मैं कभी भूलूंगी भी नहीं। तो ये लड़की, यंग वुमन ने बनाया था। तो विरासत का किरदार याद है आपको?
विरासत महेश एल कुंचवार का जानते हैं आप? महेश एल कुंचवार का नाटक पढ़िए, इट्स ग्रेट टेक्स्ट। ठीक है। एनीवे वो 3 जनरेशन की कहानी है 1970 की। तो उसका नाम है वाड़ा चिरेबंदी। घर में बंद हैं वो औरतें और घर का काम करती हैं, एक जनरेशन, फिर दूसरी, फिर तीसरी। तो एक आई है, एक दादी है और एक नई बहू है आती घर में, और एक बहन है। वो भी कहानी का हिस्सा है, मेन नहीं है। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने ये 3x3 में कहानी बनाई कि एक औरत यूं इंतज़ार कर रही है, बाहर देख रही खिड़की से, दूसरी यूं इंतज़ार कर रही है, दूसरी यूं इंतज़ार कर रही है। तो क्या पता है, मुझे ये ख्याल नहीं था कि विरासत में वो वेट करती हैं दिन रात, खाना खिलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। पति आ रहा है, बेटा आ रहा है, बस वो वेट ही करती और घर से नहीं निकलती, क्योंकि पुरानी किस्म का घर है। मर जाती तब निकलती। मुझे ये पता नहीं था, मतलब मैंने टेक्स्ट भी नहीं पढ़ा, क्योंकि टेक्स्ट में इसमें ये पढ़ना वाला नहीं, ये महसूस की बात है। तो ऐसे ढंग कि आपको इंटरप्रिटेशनल चेंज मिले, मुझे लगता है विमेन डायरेक्टर्स ने बहुत कुछ किया है। अमाल के प्ले में जो बेगम बरवे प्ले है, अगेन वो स्त्री वेश पे है। बेगम बरवे, हाँ पढ़ लीजिए, ये नाटक आप पढ़िए ज़रूर अजीत। बेगम बरवे और ये विरासत ज़रूर पढ़िए जी मैम। हाँ, क्योंकि त्रिपुरारी मैम ने बेगम बरवे लिखा भी है। और नहीं, त्रिपुरारी नहीं, बेगम बरवे लिखा है सतीश आर्लेकर ने। सतीश आर्लेकर, मराठी प्ले। और विरासत लिखा है ये आपको महेश एल कुंचवार ने। ये कहाँ मिलेंगे मैम? हाँ वो तो कहीं में भी मिलेंगे आपको, ये तो इंडियन क्लासिक्स है। महेश एल कुंचवार जी मैम, मस्ट रीड, यू मस्ट। बिना पढ़े ये आगे हम जा नहीं सकेंगे आप मॉडर्न इंडियन ड्रामा पे। ठीक है मैम। अच्छा मैम, आपने एक तो ये बताया कि थिएटर के फॉर्म में और कहानी कहने के तरीके में फ़र्क आया, इंटरप्रिटेशन में, और कोई फ़र्क जो इनके आने से आया है बड़े लेवल? यही लगता है मुझे, फॉर्म में, मतलब जिसमें आप विजुअल का, दृश्य काव्य वाली बात बहुत इम्पोर्टेंट हो गई है विमेन डायरेक्टर्स। नाटक को दृश्य काव्य कहते हैं ना, दृश्य काव्य, दृश्य काव्य में जी मैम, दृश्य काव्य, विजुअल पोइट्री या अंदर बात है जी। अच्छा मैम, अगला सवाल है कि महिला निर्देशकों के आने से नाट्य वस्तु में क्या परिवर्तन आया है? अब इसमें आप नाट्य वस्तु किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं? नाट्य वस्तु मतलब कहानी, महिला नाटककार अगर लिखती है उसके लेखन, वो यही है कि आपको दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू भी पता चलता है। तो अब ये जैसे गीतांजलि जब नाटक लिखती हैं, जब उन्होंने नाट्य रूपांतरण किया था टैगोर की कहानी जीवित अमृत, जानते कहानी? मेरा स्पेसिफिक एरिया है कि मैंने 40 नाटक जो पढ़े हैं, हाँ। उसके अलावा मैं ऑल ओवर इंडिया में जो घूम के, हाँ। जिन ने किया है उनको तो लगभग 50 नाटक हो गए हैं, हाँ। ये नाटक उनसे अलग है, हाँ। तो पहले तो मेरा फोकस पढ़ लीजिएगा, हाँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे हैं जो इंटरप्रिटेशन की बात अगर नाटक ना पढ़े होंगे, हाँ। पता नहीं चलेंगे, हाँ। तो वो मैं पहले पढ़ूंगा। ये मेरा चूंकि लास्ट चैप्टराइजेशन है, तो पहले पढ़ के ही करना है, मैं आगे बढ़ना है। ये जीवित या मृत कहानी है, जीवित या मृत टैगोर की कहानी जी, उसको मैं संक्षेप में आपको बताती हूँ। वो ऐसे है कि एक औरत कि जब आँख खुलती है, वो विधवा है, आँख खुलती है तो वो देखती कि वो तो शमशान में पड़ी, हाँ। तो और जो जब उसकी आँख खुलती है तो जो लोग लाए हैं उसे शमशान में, वो भाग जाते हैं। टैगोर की कहानी। तो वो कहती हो मैं तो जग गई, और वो सोचती है कि मैं भूत हूँ। तो आप सिम्बोलॉजी देखिए, विधवा है वो, उसके पास कोई नहीं है घर में, अपने हस्बैंड के बड़े भाई के घर में रहती। तो सोचती चलो मैं भूत हूँ, तो चल के जाती, जब बारिश हो रही, बहुत कीचड़ है, कहती मैं अपने दोस्त के घर चली जाती। तो चली जाती। अब दोस्त कहती अच्छा तुम मिलने आई हो, कहाँ, कैसे हैं घर? ठीक है।
तो कैसे आई, तो परिवार कैसा कहते ठीक है, फूंक दिया मुझे। तो वहाँ पर जो लड़की है वो उसकी दोस्त की थी, बड़ी स्ट्रेंज बिहेव करती है, तो आंखों में आंख डाल के बात करती है, ये क्या है। वो अपने पति को उनके घर भेजती है कि ये आई हुई है यहाँ पर, ये बिल्कुल कोई कायदा नहीं मानती, सर पे पल्लू नहीं रखती, आंख में आंख मिला के बातें करती। तो जब पति वापस आते कहते हैं वो तो मर चुकी, ये तो भूत है, तो उसको निकाल देते, वापस जाती घर। और घर में सिर्फ एक ही जना इससे प्यार करता था, इसका छोटा भतीजा। तो भतीजा कहता तुम कहाँ थी, तुम बड़ी दिनों बाद आई। तो कहती मैं मर गई थी। तो उसने कहा आप ठीक हो, आप ठीक है। टैगोर फिर आगे सुनिए, तो बच्चे के माता पिता आके कहते हैं तुम्हारा क्रियाकर्म हम कर देंगे, तुम चले जाओ यहाँ से, हम अच्छी तरह से करेंगे, मतलब कि तुम भूत हो, तुम जाओ, जो चाहो हम कर देंगे। तो उसने कहा मैं तो जिंदा हूँ, तुम जाओ यहाँ से, हम हमारा सारा जो पूजा पाठ है कर देंगे, तुम जाओ, मैं जिंदा हूँ। और बोलती जाती मैं जिंदा हूँ, मानते नहीं। तो टैगोर की लास्ट लाइन है, कादम्बरी ने, वो पोखर में कूद जाती, घर के पोखर, और टैगोर की लास्ट लाइन है कि कादम्बरी ने मर के साबित किया कि वो जिंदा थी। तो ये तो विधवाओं की कहानी होगी, वो है कि नहीं है। जी मैम, माइलस्टोन स्टोरी में। तो इसको गीतांजलि ने रूपांतरण किया था। मैं इसलिए ये लाई कि ये हम लोग एज विमेन, ये हमें शायद कहाँ लगती है, कैसी ठेस लगती है, और गीतांजलि ने इसका टेक्स्ट कैसे किया था और सीमा ने इसको कैसे किया था। इट इज़ बिकॉज आई थिंक इट्स अबाउट विमेन। जी। और सीमा जब उससे कहती थी कि मैं जिंदा हूँ, बड़ी कभी गुस्से में कहती थी, कभी गिड़गिड़ा के कहती थी, कभी आश्चर्य में कहती थी कि तुम्हें दिखता नहीं है। असल बात तो नहीं दिखता ना, विधवा को कौन दिखता है। तो मैम जी, तो जब उसका दाह संस्कार नहीं किया गया था तो कैसे, हाउ? वो दाह संस्कार के पहले में उठ गई, वो बेहोश हो गई थी, तो उन्होंने सोचा चलो मर गई, हाँ, ले जाओ। तो ले और तो कोई परिवार भी नहीं गया, बस चाकर गए उसे ले वहाँ पर। तो क्या जलाने से पहले छोड़ के वो आ गए थे क्या? नहीं, जलाने से पहले उन्होंने रखा उसे हम्म, शमशान में, तो उसकी आँख खुली, तो उन्होंने सोचा, तो डर गए, भूत है, वो भाग गए, अकेली रह गई शमशान में। अच्छा मैम, पुरुष तथा महिलाओं के नाटकों के कथ्य में फर्क? यही फर्क, इंटरप्रिटेशन। एक इंटरप्रिटेशन का जो गिवन टेक्स्ट्स हैं, जैसे विरासत, जैसे आधे अधूरे जो मैंने आपको त्रिपुरारी का एग्जांपल दिया, या बेगम बरवे या सुंदरी, एक तो गिवन नाटक फ़र्क हो जाते हैं, इंटरप्रिटेशन तो ही तो फ़र्क करता है ना। और दूसरा फॉर्म से फ़र्क होता है, जिसमें काफ़ी कुछ ऑब्जेक्ट, अब नीलम मानसिंह के प्लेज में बहुत ऑब्जेक्ट आते हैं। कहानी वो करेगी मंटो की, गिवन टेक्स्ट पे ही काम करेगी। हाई वदन करती हैं वो, गिरीश कार्नाड के सारे नाटक उन्होंने किए हैं। तो इंटरप्रिटेशन का फ़र्क और विजुअल लैंग्वेज का फ़र्क मेरे मुताबिक। विजुअल लैंग्वेज मतलब आप स्टेज पे क्या क्या लाते हैं। कई लोग कहेंगे कि हम स्टेज पे एक भी चीज़ नहीं लाएंगे, वो एक ढंग है। हाँ। अंकुर जी कहेंगे कि शब्द के अलावा कुछ ज़रूरत नहीं है, वो एक ढंग है। नीलम कहेंगी, कीर्ति कहेंगी, शायद अमाल कहें, मैं कहूँ कि नहीं, स्टेज पे ऑब्जेक्ट लाना ज़रूरी है। अगर औरत दिन बाहर सब्जी काटती है तो देख जाना चाहिए। जी। तो आप ये मान रहे हैं कि एक तो इंटरप्रिटेशन में ज़बरदस्त फ़र्क आया है, फॉर्म से संबंधित। विजुअल लैंग्वेज का फ़र्क, मतलब कि स्टेज पे क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रॉप्स की बात कर रही हैं आप लोग।
अच्छा मैम, इस क्षेत्र में रंगमंच के लिए सरकार की क्या भूमिका आप देख रहे हैं? दिल्ली में कुछ गवर्नमेंट कर रही है मैम रंगमंच के विकास के लिए? वैसे दिल्ली और बाकी भी गवर्नमेंट पहले विकास के लिए कुछ करती थी, ग्रांट्स देती थी। ओके। दिल्ली भी ग्रांट्स देते थे, कभी रेपिटरी ग्रांट्स देते थे कि नहीं याद नहीं आ रहा मुझे, पर सर्टनली कुछ फेस्टिवल्स करते थे जिसमें ग्रांट्स आते, साहित्य कला परिषद वगैरह का। तो जैसे साल में एक किया तो आपको ग्रांट दिया, आप अपना नाटक लाएं। फेस्टिवल ग्रांट कम से कम हो रहा है अब। मतलब गवर्नमेंट कम हेल्प कर हाँ, रही है। कम हेल्प करी। और ये कल्चरल पॉलिसी का हिस्सा हुआ कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इसमें बहुत बातचीत है जी। कि ग्रुप्स को अपने आप ही पैसा कलेक्ट कर लेना चाहिए, कितनी मदद मिलनी चाहिए। मेरे मुताबिक स्टेट की मदद मिलनी चाहिए, जी छोटे ही हो। अब ज़्यादा ग्रांट तो हमेशा मिलते नहीं थे, 3 लाख 2 लाख ज़्यादा से ज़्यादा मिला करते थे, पर उससे मदद हो जाती थी। जी। रेपिटरी ग्रांट्स तो बहुत हेल्पफुल रहे। रेपिटरी ग्रांट तो वो तो अभी भी सेंटर से मिलते बहुत हेल्पफुल रहे। वो लोगों को काम करने का मौका देते हैं। हाँ मैम, अलग अलग लोगों का अलग अलग नज़रिया रहा है। तो आपके हिसाब से फेस्टिवल ग्रांट, रेपिटरी ग्रांट अभी मिल रहे हैं? मिलने चाहिए और मिलते रहने चाहिए। जी मैम। अच्छा मैम, इस क्षेत्र में आप रंगमंच, मतलब कि ये तो है कि गवर्नमेंट ने क्या किया है, क्या करना चाहिए आपके हिसाब से उनको, और क्या क्या करना चाहिए? यहाँ पे जैसे कि प्ले करने के लिए जगहें हैं या रिहर्सल के लिए जगहें हैं? दोनों ही जगह नहीं। प्ले करने के लिए जो जगह है अब वो इतनी महंगी हैं कि कोई उन्हें अफोर्ड नहीं कर सकता। ओके। तो जैसे श्री राम सेंटर, कमानी, पहले तो और होते थे त्रिवेणी, अब त्रिवेणी फिर से खुला है, पर एक के रेंटल इतने महंगे हैं तो वहाँ हो नहीं सकते। पर उसका एक पॉजिटिव एरिया ये आया है कि बहुत लोगों ने छोटे छोटे स्टूडियो खोल लिए। ओके। जहाँ आप जाके काम देख सकते हैं। बॉम्बे की तरह? बॉम्बे। ओके। और मैम आप एक तो ये हुआ कि जगहें महंगी हैं, तो क्या गवर्नमेंट को छोटी छोटी जगहें बनानी चाहिए? हाँ, बनानी चाहिए। रिहर्सल के लिए बनानी चाहिए, देनी चाहिए। पहले कम्युनिटी सेंटर दिया करते थे, अब पता नहीं उसका क्या सिचुएशन। कहने का मतलब रिहर्सल स्पेस भी देनी चाहिए। गांधी पीस फाउंडेशन में एक जगह हुआ करती, गांधी पीस फाउंडेशन ने रिंग रोड पे जो था वो भी जगह देते थे। तो कहने का मतलब 2 किस्म की जगहें होनी चाहिए। एक जो आप रिहर्सल कर सकें, उसको हायर करिए, कम पैसों में दीजिए। और दूसरे छोटे ऑडिटोरियम, जैसे श्री राम सेंटर की एक बेसमेंट होती थी। सारा काम अंकुर जी का वहाँ हुआ, अच्छा काम हुआ, और उसमें कोई भी रेंट नहीं था। त्रिवेणी में सारा देशांतर हुआ, कोई भी रेंट नहीं था, ऑलमोस्ट, बहुत कम रेंट। तो ऐसी छोटी छोटी जगहें होनी चाहिए कि आप अगर नाटक करना चाहें तो आपको थिएटर का बेसिक स्पेस, बेसिक स्पेस का मतलब एक छोटा सा कंट्रोल रूम, कुछ लाइट्स, और कुछ चाहिए नहीं ज़्यादा। और आपको क्या लगता है मैम कि जैसे कि इस फील्ड में जो एजेड आपके रंगकर्मी हो जाते हैं, उनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो क्या उनके लिए भी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए क्या मैम? एक तो शुरू में बहुत अच्छी स्कीम थी, वो ख़त्म हो गई। एक तो इंश्योरेंस देते थे, मेडिकल इंश्योरेंस जी। तो वो एजेड रंगकर्मियों को इंश्योरेंस देते थे। ये सिचुएशन ये है कि आर्टिस्ट को कैसे मदद की, अलग अलग किस्म की मदद होती थी। आपको याद है पहले आर्टिस्ट को हाउसिंग देते थे, वो भी ख़त्म हो गया। जी, हाउसिंग। हाँ, जैसे बहुत आर्टिस्ट, कारण जी, मोहन महर्षि, बहुत सारे लोग पंडारा रोड में रहा करते थे, गवर्नमेंट देती थी उन्हें ये मौका। एशिया विलेज में रहा करते थे बहुत मेजर आर्टिस्ट जी। तो उनको घर का थोड़ा हिस्सा देते थे कि वो घर में उनको रहने की जगह रही। तो ये सब चीज़ें हो, बेसिकली वेलफेयर स्कीम्स होनी चाहिए आर्टिस्ट। वेलफेयर। हाँ, होता ये है कि बहुत दफ़ा लोग कहेंगे जी ये भौंक रहे हैं। जी मैम। वेलफेयर स्कीम्स का मतलब ये कि ऐसा सिचुएशन हो कि आर्टिस्ट ये ना कहें कि भाई मेरा बच्चा ना जाए आर्ट,
जी मैम। यहाँ कुछ करने को, जैसे ट्रेडिशनल लोगों के साथ ये होता रहा ना जी मैम। कि हम कान छूते हैं, हमारे बच्चे ना आगे बने उसमें। अच्छा मैम, एक ये है सवाल कि इस क्षेत्र में हिंदी रंगमंच की स्ट्रेंथ आपको कोई दिखाई देती है दिल्ली में, जिसकी वजह से हिंदी रंगमंच फल फूल रहा है या बढ़ रहा है, ऐसा कुछ? ये पहला वाला सवाल सही है, मुझे लगता है यंग लोग काम कर रहे हैं, इसलिए हाँ, निडर होकर काम कर रहे हैं, इन द सेंस कि उनको ये ज़रूरी नहीं है कि हम ऐसे बने या ऐसे बने या ऐसे बने, जैसा काम निकलता है वो कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। मतलब यंग लोगों की वजह से ही इसकी थिएटर की मतलब बढ़ रही है। लास्ट सवाल है जी। कि अब तक के रंगमंच में पहले के रंगमंच से किस प्रकार का कुछ नया जुड़ा है या कम हुआ है, या आपके हिसाब से? इन पक्ष पे बात करना चाहता हूँ मैं। ये इस पे तो काफ़ी बात हो भी चुकी ना। हाँ जी। हाँ जी मैम। तो एक तो हाँ नया जुड़ा है, भाषा अलग हुई है, भाषा अलग हाँ। है, जी मैम। एक तो कि भाषा, बोलचाल की भाषा हमेशा नाटकों में रही है, हाँ। पर मुझे लगता है कि विजुअल भाषा बदली है। ओके। विजुअल भाषा के मतलब लाइटिंग का मीनिंग भी बदल गया, कि लाइटिंग सिर्फ एक्टर दिखे इसलिए नहीं, हाँ। पर नाटक का एटमॉस्फेयर बताया जाए, ये सब शुरू हुआ है। जी। और मंचन के क्षेत्र में तो मैंने आपसे कहा ऑब्जेक्ट प्रॉप डिज़ाइन, प्रयोग के क्षेत्र में प्रयोग, वो भी हम लोगों ने बात कर चुके कि हम इम्प्रोवाइजेशन का मतलब कि जैसे मैं डिवाइजिंग बोल रही हूँ उसको इम्प्रोवाइजेशन भी कहते हैं। हाँ। कि आप टेक्स्ट के ऊपर ज़रूरी टेक्स्ट को याद करके न नाटक करिए, हाँ। नाटक की जो धुरी है उसके ऊपर बात करिए। जैसे मैंने आपको विरासत के बारे में बताया था कि आपको क्या लगता है कि ये क्या कहानी है, आप इंटरप्रिटेशन दीजिए, पर उस टेक्स्ट के ऊपर काम करिए, टेक्स्ट पढ़ के याद करके नहीं, तो आपको नए तरीके आएंगे कहने के, जी। बोलने के। तो इम्प्रोवाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ लीजिएगा इम्प्रोवाइजेशन के बारे में, आपको काफ़ी मिलेगा नेट पे भी। जी मैम। और संवेदना प्रदर्शन में तकनीक का प्रयोग, ये क्या मतलब हुआ आपका? मतलब लाइटिंग का प्रयोग, जैसे एक्सप्रेशन दिखाने के लिए लाइट जैसे हाँ। फोकस होता है, ज़्यादा गुस्सा, जैसे मैंने आपसे कहा टेक्निकली जी, ये सारे जो रंगमंच के हिस्से हैं उन पे ध्यान अलग अलग तरीक़ों से दिया जा रहा है। जी। अब जैसे कि यंग जो लाइटिंग डिज़ाइनर्स हैं वो लाइटिंग से सिर्फ, मैंने जैसे आपसे कहा, केवल देखने और दिखाने के लिए नहीं, जी। पर मूड बनाने के लिए, जी, मूड के लिए। ये सब है। जी। बहुत बहुत आभार मैम कि आपने अपना इतना कीमती और महत्वपूर्ण वक्त दिया। अभी हम बात कर रहे थे देश की प्रतिष्ठित जानी मानी नाट्य निर्देशिका मैम से, अनुराधा कपूर मैम से, माफ़ी चाहूँगा मैम। मैम का योगदान भारत में हिंदी रंगमंच में बहुत ज़बरदस्त है और इनके योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता, और मैम अभी भी लगातार काम कर रही हैं, और मैम का फिर से बहुत ढेर सारा आभार कि उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। थैंक यू मैम।